हेलो एवरीवन, मैं हूं शबनम कुरैशी एंड वेलकम टू वीडियो एक्सप्लेनेशन चैप्टर 2 बेसिक ग्रामर रूल्स बाय टॉक स्मार्ट एकेडमी। पिछले लेसन में हमने बात की थी कि इंग्लिश बोलना क्यों ज़रूरी है, क्या इम्पोर्टेंस है स्पोकन इंग्लिश का और ये हमें किस किस जगह पे और कैसे कैसे बेनिफिट्स देता है। आज के चैप्टर में हम बात करेंगे इंग्लिश का फाउंडेशन यानी कि बेसिक ग्रामर रूल्स। इस चैप्टर में हम आपको समझाएंगे कि ग्रामर जो है वो कितना इजी और प्रैक्टिकल है, जिससे कि आप अपने सेंटेंसेस को आसानी से बना सकते हैं। क्या ग्रामर सुन के आपको नर्वसनेस फील होता है? तो चिंता मत कीजिए, हम आपको बहुत ही इजी और आसान तरीके से ग्रामर के बेसिक रूल्स समझाएंगे। तो ये जो ग्रामर है, अंग्रेजी को अगर हमें सही तरीके से बोलना है, सही तरीके से पढ़ना है, तो कुछ जो बुनियादी उसके नियम है, व्याकरण के जो कुछ बुनियादी नियम हैं, उनको हमें सीखना और समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हमें व्याकरण सीखने की ज़रूरत पड़ती है? जब हम अपना जो मदर टंग है, जो हम अपने घर में बोलते हैं, वो चाहे हिंदी हो, चाहे गुजराती हो, मराठी, कोई भी अपनी लैंग्वेज होती है, तो उस लैंग्वेज को क्या हम पहले बोलना सीखते हैं या हम पहले ग्रामर सीखते हैं? थोड़ा सा सोच कर देखिए। आपके घर में अगर कोई छोटा सा बच्चा है और वो जब बोलना शुरू करता है, तो क्या हम उसको ये सिखाते हैं कि कर्ता क्या है, क्रियापद क्या है, प्रीपोजिशंस क्या है, आपको कौन सा सेंटेंस किस तरह से बनाना है? नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। बच्चा कैसे बात करना सीखता है? तो यस, सिर्फ सुन के। वो जो कुछ भी सुनता है उसका वो रिपीट करता है, ऑब्जर्व करता है और उसको समझ में आने लगता है कि इस चीज़ को इस तरह से बोला जाता है। जैसे हम बार बार उसको बोलते हैं पानी पानी पानी, तो उसको समझ में आता है कि पानी बोलने से ये वाली चीज़ मुझे मिलती है। तो इस तरह से बच्चा जो है अपनी लैंग्वेज बोलता है। इसीलिए जो विदेश में यानी कि जो अंग्रेजी बैकग्राउंड वाले लोग हैं, वहाँ बच्चे इंग्लिश बोलते हैं। उनके लिए गुजराती, हिंदी या हमारी किसी लैंग्वेज को बोलना इतना आसान नहीं होगा। इसी तरह से हमारे लिए भी इंग्लिश बोलना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि वी ऑलरेडी नो अ लैंग्वेज, हमें एक लैंग्वेज पहले से ही आता है। इसीलिए जब हम दूसरा एक फॉरेन लैंग्वेज सीखने के लिए जाते हैं, जो हमें पहले से नहीं आता है, जो हमने अनुकरण करके सुन के नहीं सीखा है, तब हमें ग्रामर सीखने की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? कि अब हमारे दिमाग को आदत हो गई है किसी भी लैंग्वेज को अपनी मदर टंग में, अपनी लैंग्वेज जिसे हम समझते हैं, उसमें सुनने और समझने के लिए। इसीलिए हमें जब नई लैंग्वेज सीखनी होती है तो उसका थोड़ा सा बेसिक ग्रामर सीखना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन ग्रामर शब्द से इतना डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम छोटे छोटे रूल्स जो है बहुत आसान तरीके से जो इस चैप्टर में समझाए गए हैं, अगर इन शब्दों को समझ ले, इनका इम्पोर्टेंस समझ ले और इनको किस तरह से उपयोग किया जाता है अपने सेंटेंसेस में, वो समझ ले, तो हम बहुत ही आसानी से इंग्लिश ग्रामर को भी सीख सकते हैं। तो आज हम कुछ बात करते हैं, कुछ कुछ जो बेसिक रूल्स है। जैसे कि सबसे पहले आता है सेंटेंस। कोई भी वाक्य जो हम बोलते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, संरचना उसकी क्या होती है। तो नॉर्मली जैसे हम हिंदी या अपनी लैंग्वेज में, हिंदी में अगर हम बात करें, तो हम जैसे मुझे कहना है कि मैं एक पुस्तक पढ़ती हूँ, तो हम बोलेंगे मैं पुस्तक पढ़ती हूँ। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे तो हम बोलेंगे आई रीड अ बुक। क्या अंतर होता है ये दोनों के स्ट्रक्चर में? तो इंग्लिश के सेंटेंस में जो कर्ता होता है, कर्ता यानी कि अपना सब्जेक्ट, जिसने यह काम किया है, वो आता है पहले। उसके बाद आता है वर्ब, वर्ब यानी कि क्रिया, इस सेंटेंस में क्या क्रिया हुई है। और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी ये क्रिया किसके साथ हुई है, या तो इसका जो रिजल्ट है ये किसने रिसीव किया है, उसको बोलते हैं इंग्लिश में ऑब्जेक्ट। हम हिंदी में उसको बोलेंगे कर्म। तो कर्ता, क्रिया और कर्म, ये इंग्लिश का एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। जैसे हमने जो एग्जाम्पल लिया था, आई रीड अ बुक, आई यानी कि कर्ता, कौन बुक पढ़ रहा है? आई, so दैट इज योर सब्जेक्ट। क्या कर रही है? वर्ब होता है। जब आप पूछते हो कि क्या हो रहा है, कौन सी क्रिया हो रही है, पढ़ने की क्रिया हो रही है,
तो read। एंड हम क्या पढ़ रहे हैं, हम जब क्रिया वर्ब को पूछते हैं कि क्या हो रहा है और जो आंसर मिलता है दैट इज योर ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। तो हम पूछते हैं क्या पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, तो बुक आपका जो है ऑब्जेक्ट है। सो हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो हिंदी में सेंटेंस बनता है आई रीड अ बुक, दिस इज एन इंग्लिश सेंटेंस, और हिंदी में हम बोलेंगे मैं एक किताब पढ़ती हूँ। तो यहाँ पे जो किताब है हमारा ऑब्जेक्ट वो आता है बीच में, कर्ता ऑब्जेक्ट और उसके बाद हमारी क्रिया आती है। तो इसीलिए सेंटेंस फॉर्मेशन जो है वो हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग होता है। इसीलिए जब आप किसी हिंदी सेंटेंस का इंग्लिश बनाओगे तो एज इट इज़ आप नहीं बना सकते हो, हमें इंग्लिश का सेंटेंस फॉर्मेशन का स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा। तो सिंपल सा स्ट्रक्चर है, अगर हम एक अफर्मेटिव सेंटेंस बोल रहे हैं, हकारात्मक वाक्य बोल रहे हैं, तो उसका फॉर्मेशन होगा, स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। है ना बहुत ही आसान। फॉर एग्जाम्पल आई ईट एन एप्पल, मैं एक एप्पल खाता हूँ। शी गोज टू स्कूल डेली, वो रोज स्कूल जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं नाउन। नाउन किसे कहते हैं, जिसमें हम हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। किसी भी पर्सन, किसी भी स्थान, किसी भी वस्तु या किसी भी आइडिया को जो नाम दिया जाता है उसे हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं। जैसे कि कोई अगर पर्सन है, जैसे मैं शबनम हूँ तो शबनम मेरा नाम है। मैं एक लड़की हूँ, लड़की वो भी एक नाम है, मुझे पहचानने के लिए जो नाम दिया गया है। ठीक है, मैं एक टीचर हूँ, मैं एक कोच हूँ, टीचर कोच ये सारे जो है नाउन है, एक व्यक्ति के लिए उपयोगी हो। इसी तरह से स्थान, जैसे कि इंडिया, अमेरिका, पहाड़, नदी, ये इस जगह को पहचानने का एक नाम है, तो इसे भी हम नाउन कहते हैं। किसी चीज़ को, जैसे कि बुक हो गया, मोबाइल, कैमरा, तो ये सारी जो है थिंग्स, जो चीज़ें हैं, उनके लिए भी हम जो नाम इस्तेमाल करते हैं उसको पहचानने के लिए दैट इज़ कॉल्ड नाउन। आइडिया यानी कि लव, फ्रीडम, है ना, तो ये सारी चीज़ें भी जो है हम उसको जो नाम दिया है इस चीज़ को, ड्रीम, सपना, है ना, तो ये सब चीज़ों को हम बोलते हैं नाउन। उसके बाद आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन वो है जब हम नाम की जगह पे जिस चीज़ को यूज़ करते हैं, हमें अगर नाम की जगह पे हम उसको रिप्लेस करते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रोनाउन, जिसे हम हिंदी में कहेंगे सर्वनाम। जैसे कि मेरा नाम शबनम है, तो शबनम तो जो है वो हमारा नाउन हो गया, लेकिन मैं उस क्या बोलूँगी, आई, शबनम की जगह पे मैं क्या यूज़ करूँगी, आई। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि शबनम इज़ डूइंग दिस, मैं तो ये कहूँगी ना आई एम डूइंग दिस, तो आई क्या है, आपका प्रोनाउन है। इसी तरह से बहुत सारे जैसे कि हम बात करते हैं कि जावेद एक शिक्षक है, लेकिन मुझे अब वापस से उन्हीं के बारे में बात करनी है, तो मैं बोलूँगी ही इज़ अ वेरी गुड टीचर। लेकिन क्या मुझे अगर उनके बारे में 10 सेंटेंसेस बोलने हैं तो मैं बार बार तो उनका नाम नहीं बोलूँगी ना, जावेद ये है, जावेद वो है, जावेद ये है, नहीं, मैं एक बार उनका नाम लूँगी, जावेद एक शिक्षक है, और उसके बाद जो है मैं बार बार क्या बोलूँगी, वो ये करते हैं, वह ये करते हैं। तो ये जो सब नाम की जगह पे जो इस्तेमाल होता है शब्द, उसे हम कहते हैं प्रोनाउन। जैसे कि इंग्लिश में हम बोलेंगे आई, ही, शी, इट, वी, दे, ये सारे जो है आपके सर्वनाम है। उसके बाद आता है वर्ब यानी कि क्रिया, जो हमने सेंटेंस के स्ट्रक्चर में भी बात किया कि जो शब्द क्रिया को दर्शाता है, आपके सेंटेंस में क्या काम हो रहा है, क्या क्रिया हो रही है, उसे हम वर्ब कहते हैं। जैसे दौड़ना, खाना, है ना, रन, ईट, ड्रिंक, ठीक है ना, तो ये सारे जो है आपके वर्ब है। देन कम्स एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इसे हम हिंदी में कहते हैं विशेषण, यानी किसी व्यक्ति के बारे में जब हम कुछ और बताते हैं तब हम उस शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं। हम उसकी कुछ क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, या वो चीज़ अगर है तो उसकी साइज़ कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसके बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जब प्रोवाइड करते हैं तो उस शब्द को हम बोलते हैं एडजेक्टिव। जैसे कि आई हैव अ बुक,
मेरे पास एक बुक है। आई हैव अ नाइस बुक, मेरी बुक जो है वो कैसी है, नाइस, अच्छी है। तो वो हो गया मेरी बुक के बारे में कुछ एक अच्छा शब्द बताया है उसके बारे में, तो वो हो गया नाइस इज योर एडजेक्टिव, है ना। ही इज़ वेरी फेमस बिजनेसमैन, वो एक बहुत ही फेमस बिजनेसमैन है। कैसा बिजनेसमैन है, फेमस, तो फेमस इज योर एडजेक्टिव। इसी तरह से हम बोलते हैं बिग हाउस, स्मॉल कार, तो ये बिग स्मॉल ये सब जो है वो आपके एडजेक्टिव है। उसके बाद आता है एडवर्ब। एडवर्ब वो होता है जो आपकी क्रिया जो हो रही है, जो काम हो रहा है आपके सेंटेंस में, उसके बारे में ज़्यादा बताता है, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे क्रिया विशेषण। यानी कि मैं रोज़ बुक पढ़ती हूँ, ये हो गया एक सिंपल सेंटेंस। लेकिन मैं बोलूँगी कि मैं रोज़ बहुत ही फास्ट बुक पढ़ती हूँ। तो किस तरह से पढ़ रही हूँ, बहुत फास्ट पढ़ रही हूँ। वो बहुत अच्छा डांस करती है, कैसा डांस करती है, अच्छा। तो उसकी जो डांस करने की क्रिया है उसके बारे में हम कुछ ज़्यादा बोल रहे हैं। ही रन्स क्विकली, वो बहुत तेज़ भागता है, तो यहाँ पे हम उसकी भागने की क्रिया के बारे में कुछ बोल रहे हैं कि क्विकली। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं, तेज़ी से, धीरे से, आराम से, दिस काइंड ऑफ वर्ड्स, तो इन शब्द को हम बोलेंगे क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब। देन कम्स प्रेपोजिशंस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पूर्व सर्ग। जिसे हमने देखा होगा कि एक एग्जाम्पल होता है कि दिस इज इन माई हैंड, ये मेरे हाथ में है। हाथ में, मे को बताने के लिए हमने यूज किया है इन। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं, इन, टू, फॉर, फ्रॉम, ऑन, अबव, ओवर, जो जगह बताते हैं, जो रिलेशनशिप बताते हैं नाउन और प्रोनाउन का, अपने वाक्य में जो और जो शब्द है उसके साथ उसका क्या रिलेशन है, उसको स्थापित करने के लिए जो शब्द यूज होता है उसे हम बोलते हैं प्रोनाउन। जैसे कि द बुक इज ऑन द टेबल, ये बुक जो है वो टेबल के ऊपर है। कहाँ पे है, बुक आपका जो है वो और टेबल, उनके बीच में क्या रिश्ता है, तो बुक टेबल के ऊपर है। किसने स्थापित किया, ऑन, तो ऑन आपका जो है वो प्रोनाउन है। आई एम सॉरी, दैट इज प्रपोजिशन। देन कम्स कंजक्शंस। कंजक्शंस होता है संयोजक, जो आपके दो शब्द को, दो वाक्यों को जोड़ता है। यानी जैसे कि एंड हो गया, बट हो गया, बिकॉज हो गया, तो इन चीज़ों को हम बोलते हैं कंजक्शन। तो ये सारे जो है हमने अभी इनकी सिर्फ व्याख्याएं देखी है, ये किस तरह से यूज़ होता है, इसका क्या मतलब होता है, उसे समझने की कोशिश की है। आगे हम इनको डिटेल में समझेंगे, डिटेल में जानेंगे कि सेंटेंसेस में ये कैसे यूज़ होता है और किस तरह से आप इसको अपने सेंटेंसेस में जो है यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपको देते हैं हम एक छोटी सी चलते चलते एक छोटी सी हम एक एक्सरसाइज करेंगे, एक एग्जाम्पल देंगे। जैसे कि आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, आपका सब्जेक्ट है आई, आपका वर्ब है रीड और आपका ऑब्जेक्ट इज डैश। आपको इस ऑब्जेक्ट में जितने भी वर्ड आपको आते हैं, जो आप इस सेंटेंस के साथ कर सकते हो, लिख सकते हो, वो आप यहाँ पे लिखिए और बताइए हमें कमेंट में, या फिर आप हमसे जब जुड़ते हैं तब हमें बताइए कि इसका आपने किस तरह से सेंटेंस बनाया है। याद रखिए, इंग्लिश सीखने का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्रैक्टिस। अगर आप डेली 5 सेंटेंस भी लिखते हैं, जो चैप्टर आप पढ़ते हैं उसको समझ के, सही ग्रामर को यूज़ करके, तो ग्रामर आपको नेचुरली याद रह जाएगा। फिर आपको उसके लिए किसी रूल्स को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको नेचुरली आ जाएगा। तो ये था चैप्टर 2 बेसिक ग्रामर रूल्स। अगले चैप्टर में हम टेंसेस के बारे में और बाकी के जो हमने टॉपिक्स के ऊपर आज बात की है उनके बारे में डिटेल में समझेंगे। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए और अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करते रहिए। मैं आपके साथ हूँ और आप ज़ीरो से हीरो ज़रूर बनेंगे।